गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 4 अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आपके लिए खूब सारे टॉपिक यहाँ पे लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम लोग फ्रीबीज के बारे में। एक्चुअली इसके बारे में हम लोग पहले एडिटोरियल में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ प्रोग्रेस हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली कुछ यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रीबीज मतलब समझ रहे हो ना आप, जो इलेक्शन के टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो बहुत सारे प्रोमिस किए जाते हैं कि आपको ये फ्री में दे देंगे, ABCD बहुत सारी चीजें, इसे फ्रीबीज कहा जाता है। NSCN जो है के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। NSCN जो है एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एक ग्रुप है, उस ग्रुप के बारे में बात करेंगे। और ग्रेटर नागालिम क्या होता है, इस नागालिम वाला कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पहले इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं, हल्का सा आपको बताऊंगा। तो इसको हम लोग जीएस पेपर 3 में अपने इंटरनल सिक्योरिटी वाले पर्सपेक्टिव से कवर कर सकते हैं। इंडिया रेटिफाइज NDC, रेटिफाई का क्या मतलब होता है, NDC का क्या मतलब होता है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। पंचामृत के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज और वो सब थोड़ा बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ UNSC। UNSC आप समझते हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया उसका प्रेसिडेंट बना है अभी सेकंड टाइम। पहले भी एक बार हम लोग पिछले साल बने थे, अब सेकंड टाइम बने हैं। तो उसका क्या एजेंडा होने वाला है, UNSC की थोड़ा सा आपको प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, इसके प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, मेंबर ऑल दैट। ठीक है, हल्का सा टॉपिक है, छोटा सा। CBC, ये टॉपिक हम लोग पहली बार कर रहे हैं, पिछले मेरे ख्याल से 2 सालों में हम लोगों ने अभी तक इस टॉपिक को नहीं किया है। फर्स्ट टाइम है मेरे लिए भी और फर्स्ट टाइम है आपके लिए भी, और इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, तो उसके बारे में बात करेंगे। CBC ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है और यहाँ पे हम लोग ना सिर्फ इंडिया की तारीफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। मतलब बेसिकली क्या है ना, हम इंडिया का ब्राइट फ्यूचर को के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, और ये डिविडेंड क्या होता है, क्यों इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, और उसको और ज्यादा ब्राइट करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। और यहां से हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से एक्चुअली एक क्वेश्चन भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास है जिसमें थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने जो रहने वाला है, देखिए वैसे आज कुछ खास हुआ नहीं था, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आज के दिन कुछ खास हुआ हो, आपके घर में किसी का बर्थडे हो, कुछ किसी को विश करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, पहला टॉपिक तो दोस्तों आज का रहता है, वो रहता है CVC के बारे में। CVC का मतलब होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर। क्या होता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ये है आज के दिन का पहला टॉपिक। लेकिन आपने हमेशा की तरह क्या करना है, पहले वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा ऑफिस होता है भैया, छोटा मोटा ऑफिस नहीं होता है। आप इसी बात से इसका अंदाजा लगा लीजिए कि चीफ विजिलेंस जो कमिश्नर होते हैं वो गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव से उनका कोई लेना देना नहीं होता भैया, वो सीधा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। इसी बात से आप इनकी इंपॉर्टेंट यहां पे समझ सकते हो। देखिए पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, मुर्मू एडमिनिस्टर्स ओथ, मोदी वेंकैया प्रेसिडेंट। समझ रहे हो, हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी, वहां पे मुर्मू जी ने इनको ओथ दिलवाया, प्रेसिडेंट एक्चुअली इनको ओथ दिलवाते हैं। मोदी जी वहां पे प्रेसिडेंट थे, वेंकैया प्रेसिडेंट थे, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट वो भी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और लीडर ऑफ अपोजिशन भी प्रेसिडेंट थे। तो सोच के देख सकते हो आप, ये कितना बड़ा डेजिग्नेशन होता है कि भैया वहां पे प्रधानमंत्री खुद प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पद है CVC का, ठीक है, और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। देखिए CVC क्या है ना, जो करप्शन के जो केसेस वगैरह होते हैं उसको लेके सजेशन भी करता है, उसको लेके जो है कार्रवाई भी करता है। हालांकि CVC के पास कोई अपना इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं होता है जैसा CBI वगैरह के पास होता है, लेकिन CVC जो है इनको ऊपर से जो है एक तरह से रेगुलेट कर सकता है, इनको ओवरसी कर सकता है ना, थोड़ा सा सजेशन दे सकता है। तो इंडिया में बेसिकली 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो कि करप्शन को टैकल करने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहला होता है लोकपाल, एक होता है CVC और एक होता है CBI, ठीक है। CBI का तो आपको पता ही है, अपना खुद का विंग होता है CBI। और हमारा जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 है, उसके तहत CBI काम करता है। CVC का अपना कोई विंग नहीं होता है, ठीक है। तो लोकपाल के बारे में आपको ऑलरेडी अच्छे से पहले पता है। तो ये कुछ चीजें हुई, तो न्यूज में इसीलिए है क्योंकि मिस्टर पटेल, सुरेश एन पटेल नाम है इनका, ये नए बने हैं CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। इनके अलावा CVC के अंदर 2 और कमिश्नर होते हैं। तो एक बेसिकली मल्टी मेंबर बॉडी होती है जिसमें एक CVC होते हैं और 2 दूसरे कमिश्नर होते हैं। प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलवाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, हम लोगों ने 2003 के अंदर सीवीसी एक्ट 2003 पास किया था और उसके बाद हम लोगों ने इसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि कानून के तहत बनी है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट बॉडी है विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। देखो, गवर्नमेंट नहीं लिखा है, पार्लियामेंट लिखा है ना। पार्लियामेंट में तो सभी होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है, अपोजिशन भी होते हैं। तो ही सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भैया वो प्राइम मिनिस्टर को अपनी रिपोर्ट नहीं देते हैं, सीधा प्रेसिडेंट को देते हैं। आपने चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं? सीबीआई अप्रोच कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोच कर सकता है, जो विसल ब्लोअर्स होते हैं वो अप्रोच कर सकते हैं, लोकपाल अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो सीबीसी बेसिकली एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि करप्शन को टैकल करती है और इसके अंदर जो है फिर बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई साहब आप देख लीजिए, कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है, सजेशन देना है, वो सारा काम इसका होता है, ठीक है। 3 मेंबर की बॉडी होती है, आपको ये पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं और ये अपना रेजिग्नेशन भी ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट को ही देते हैं। लेकिन इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करने के लिए बेसिकली कमेटी बनाई जाती है, जिस कमेटी के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर भी वहां पे होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा भी होते हैं, ठीक है, या फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर कोई नहीं होते हैं तो लार्जेस्ट पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टी होती है उसके लीडर होते हैं। एक्चुअली ये केस 2014 में भी आया था। शुरुआत एक्चुअली इसकी 2014 से हुई थी, जब कांग्रेस पार्टी की बहुत कम सीटें रह गई थी। तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास 10% सीटें नहीं थी, लेकिन प्रोविजन ये होता है कि यार लार्जेस्ट जो अपोजिशन कौन होता है, जिसके पास 10% कम से कम सीट होनी चाहिए थी। तो उस समय ये बड़ा डिबेट चला था कि भैया सीवीसी को कौन अपॉइंट करेगा, क्योंकि सीवीसी को अपॉइंट करने में लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए आपके पास कम से कम 10% वोट होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास 10% भी वोट भी नहीं थी। तो तब जो है हम लोगों ने थोड़ा रूल्स को चेंज किया। तो अब ये कहा जाता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन वो भी हो सकते हैं जो कि अपोजिशन की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है। और इनका जो टेन्योर होता है वो 4 साल और 65 ईयर्स होता है, मतलब जो भी पहले होता है, ठीक है। ये थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सीवीसी बहुत इंपॉर्टेंट पद है और यूजुअली क्या है ना, आईएएस ऑफिसर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी इसके सीवीसी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर द पैनल टू लुक इनटू द फ्रीबीज इशू, ठीक है। कोर्ट आस्क पार्टीज फॉर द इनपुट्स टू सेट अप अ स्पेशलाइज्ड बॉडी। तो देखिए जो पूरी पहले वाली 2 लाइन है पूरे आर्टिकल के बारे में ही बात कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े समय पहले सेंटर से ये पूछा था कि भाई साहब आप ये बताइए कि जो फ्रीबीज वगैरह दिया जाता है इसके ऊपर आपका क्या विचार है। ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब इसके बारे में मेरा कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो फ्रीबीज होती हैं ये इकोनॉमिकल बर्डन होता है। चलिए ये तो फिर भी मान लिया, इकोनॉमिक बर्डन कोई बड़ी बात नहीं है। उनका ये भी मानना है सेंटर का कि जो फ्रीबीज होती हैं इसकी वजह से हमारे जो वोटर होते हैं उनकी भैया फ्री चॉइस नहीं रहती है। मतलब एक तरह से वोट्स को खरीदने का या फिर वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका होता है फ्रीबीज। देखिए डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी रहती है जब तक उसके वोटर इंडिपेंडेंट होते हैं, जब तक उसके वोटर फ्रीली सोच सकते हैं, जब तक उसके वोटर जो है कंप्लीटली अपने इंटेलेक्ट का यूज करके, अपने दिमाग का यूज करके वोट देते हैं, तभी तो डेमोक्रेसी बनी रहेगी ना। अब आप वोट को खरीदने लगोगे तो डेमोक्रेसी थोड़ी रहेगी। सरकार का यह कहना है कि जो फ्रीबीज दी जाती हैं इसकी वजह से हमारे जो वोटर होते हैं उनकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाती है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जो है बायस हो जाते हैं और वो अपनी वोट को जो है मतलब फ्रीली इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं कास्ट कर पाते हैं। ऐसा सेंटर का कहना है। अब चलो सेंटर ने तो जो कहना था कह दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा कि चलो ठीक आप ऐसा मानते हो तो क्या आप इसके बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन करोगे। सेंटर ने कहा कि सर मुझे कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं है, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी तो है, उनको तो डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं है ना, इसमें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने अब यही ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली फ्रीबीज के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करना चाहती, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब इलेक्शन के टाइम पे बड़े बड़े वादे करती हैं और अपने वोट को बेसिकली इंपैक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो सिब्बल जी जो है, सिब्बल जी ने एक्चुअली एप्लीकेशन डाला था फ्रीबीज वगैरह के बारे में। तो सिब्बल जी का भी यही कहना है कि देखिए पहली बात तो इसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए
और स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टेट इलेक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पे फ्रीबीज के जो प्रोमिस किए जाते हैं, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही पड़ता है ना, उनको भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए मुझे कोई खास आप लोगों से उम्मीद नहीं है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी मिले बैठे एक साथ बातचीत करें और आप सजेस्ट करिए कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी, है ना, 2-4 मेंबर की हम लोग स्पेशलाइज्ड बॉडी बना सकते हैं जिसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, फ्रीबीज देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अच्छा है बुरा है, वो सारी चीजें। खैर कम से कम डिस्कशन तो शुरू हुआ है ना, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कब फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन डिस्कशन शुरू होना बड़ी बात है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो कहता है नो मर्जर विद इंडिया बट नागास कैन नॉट लिव अपार्ट, NSCN IM। देखिए IM जो है इजाक मुआ होता है इसका नाम, ये एक्चुअली लीडर्स का नाम होता है, ठीक है। NSCN मतलब जो हमारा जो नागालैंड सोशलिस्ट जो अग्रीमेंट है, बेसिकली उस नागा सोशलिस्ट एक पार्टी है, वहां पे पार्टी कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, एक ग्रुप कह सकते हो, और ये काफी वायलेंट ग्रुप है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में लड़ता है। और इनकी ये डिमांड होती है कि जो नागालैंड ही नहीं बल्कि नागालैंड के आसपास और भी जो दूसरी टेरिटरीज हैं जहां पे नागा लोग रहते हैं, ठीक है, उसको जो है आप एक सिंगल टेरिटरी बनाइए, ठीक है, और आप हमें एक सेपरेट कंट्री, और क्योंकि इनका डिमांड यह है कि हम लोग सेपरेट कंट्री बनना चाहते हैं। पहले इनकी डिमांड सेपरेट कंट्री हुआ करती थी, अभी भी है, बट स्टिल अभी तो थोड़ा सा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं रही है जितनी पहले हुआ करती थी। और ये जो पूरी लैंड है जिसके अंदर मणिपुर का एरिया भी आता है, थोड़ा मिजोरम का भी आता है, थोड़ा असम का, थोड़ा अरुणाचल प्रदेश का, जहां पे नागा लोग रहते हैं, तो इसको कहते हैं नागालिम, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ग्रेटर नागालिम, इनकी डिमांड है ग्रेटर नागालिम, कि आप इसको एक सेपरेट सोवरेन जो है सोवरेनिटी दीजिए। बेसिकली डिमांड तो सेपरेट कंट्री की ही है। और भी इनकी दो डिमांड है बहुत बड़ी। एक डिमांड है सेपरेट फ्लैग की, कि आप हमें सेपरेट फ्लैग हमारा होना चाहिए, और एक है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर अग्री नहीं करेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन देना, सेपरेट फ्लैग देना तो अपने आप में इंडिपेंडेंट ही हो गया। लेकिन 2015 के में जो है हमारे बीच में एक एक्चुअली अग्रीमेंट हुआ था जिसे फ्रेमवर्क अग्रीमेंट कहा जाता है, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिटवीन NSCN, ठीक है। अब इसके अंदर जो है फ्रेमवर्क के अंदर अलग अलग अग्रीमेंट थे, अलग अलग प्रोविजन थे, दोनों पार्टी ने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, वो एक अलग कहानी है, कंफ्यूजन हो गया बाद में, वो एक अलग स्टोरी यहाँ पे चलती है। लेकिन NSCN ने ये कहा है कि देखो भाई हम लोग सेपरेट कंट्री, देखिए लिखा है ना कि नो मर्जर विद इंडिया, कि इंडिया के साथ हम लोग कंप्लीट मर्जर तो नहीं करेंगे, मतलब हम अपनी डिमांड को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सेपरेट रहना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के समय में आपकी इकोनॉमी है ना, आपकी जॉब्स, आपकी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बात को भी ये लोग मानते हैं, लेकिन इनकी डिमांड ये है कि आप हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेट फ्लैग दीजिए, जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट एग्री नहीं करती है। ये कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी, इवन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब से कहानी शुरू हुई थी। 1946 में AZ फिजो जो है इनके बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 47 में, तब जो है इन्होंने एक जो बना नागा क्लब नाम से जो है ग्रुप बनाया था 1918 में। फिर इंडिया जब आज़ाद हुआ तो ये नागा क्लब जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहले को कहा गया NSCN और दूसरे को कहा गया NSCN खापलांग। तो खापलांग उसके लीडर हुआ करते थे। NSCN जो है आज भी एग्जिस्ट करता है, खापलांग भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये मोस्टली इंडियन गवर्नमेंट के साथ पीस ट्रीटी इन्होंने कर लिया है। NSCN को थोड़ा सा इशू यहाँ पे रहता है, तो थोड़ा कहानी आपको पता होनी चाहिए। और कई सारे पीस इनिशिएटिव हम लोग ले चुके हैं। शिलोंग अकॉर्ड 75 में किया था, सीज फायर अग्रीमेंट 1997 में किया था, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट लेटेस्ट अभी हम लोगों ने 2015 में किया था। तो ये टॉपिक पहले भी मैं कई बार आपको करवा चुका हूँ, नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। तो आई थॉट कि चलो थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा इसी के बहाने, ठीक है, थोड़ा आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। चलिए, कल हम लोगों ने कुछ MCQs आपको दिए थे, 3 MCQs, जिसका आंसर यहाँ पे है। तो 1972 में बेसिकली सबसे पहली बार 1792 में ब्रिटिशर्स ने जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया। उस ऑफ कोर्स उस समय पूरा इंडिया तो उनके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन जो भी टेरिटरी उनके कंट्रोल में थी, और जैसे जैसे ब्रिटिश की टेरिटरी इंक्रीज होती रही और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी जो है एक्सपेंशन होता रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेटलमेंट कंप्राइज्ड जमींदार एज द मिडलमैन टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। तो ऑफ कोर्स परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ही सबसे ज्यादा पावर दिया गया था जमींदार्स को, तो वो सीधा जो है पेजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे और उस टैक्स कलेक्शन को जो है सीधा जो है वो ब्रिटिशर्स को दिया करते थे। तो एक तरह के मिडिल मैन का काम किया करते थे जमींदार। और शुरुआत में जमींदार जो है टैक्स कलेक्शन के साथ साथ जो है एज ए जुडिशियल ऑफिसर का भी काम करते थे। पर बाद में जब इंडिया में प्रॉपर तरीके से कोर्ट्स और वो सब इंट्रोड्यूस हुआ तो जमींदारों से वो पावर ले ली गई, है ना। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, काफी इंपॉर्टेंट रोल हुआ है इनका और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के दौरान। तो 1 और 4 इनका बेसिकली इसका सही आंसर हो जाता है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था इनके दौरान और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, मैसूर वॉर बेसिकली जो है इनके दौरान हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कि सेकंड एंग्लो मैसूर जो वॉर हुआ था इसमें लीडर कौन थे? इसमें लीडर जो है हैदर अली थे या उनके जो लड़के थे टीपू सुल्तान, उनके सुपुत्र। ठीक है, तो इनमें कौन लीडर थे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो ये है, कैबिनेट नोट फॉर द क्लाइमेट प्लेज। देखिए क्या होता है कि जब भी इंटरनेशनल कोई भी ट्रीटी होती है तो एकदम से वो ट्रीटी ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होती है। उस ट्रीटी को जो है प्रेसिडेंट बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, उसके ऊपर सिग्नेचर करके आते हैं। लेकिन ये सिग्नेचर करना काफी नहीं है। जैसे मान लो हम लोग ने क्लाइमेट चेंज का, मान लो हम लोग पेरिस में गए है ना, अब हम लोग ग्लासगो में गए तो वहां पे प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहां पे सिग्नेचर करके आए कि हाँ जी हम लोग ये सब करने वाले हैं, लेकिन उतना काफी नहीं होता है। इंडिया में आने के बाद हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो उसको पास करवाना पड़ता है, जिसे कहते हैं रेटिफाई। जब तक किसी कंट्री की पार्लियामेंट उसको रेटिफाई नहीं करती है, जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होता है उस पर्टिकुलर कंट्री में, इसे कहते हैं रेटिफिकेशन। मतलब इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज होती हैं, जो भी अग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको आपने अपनी लोकल पार्लियामेंट के अंदर पास करवाना पड़ता है, जिसे कहते हैं रेटिफिकेशन। तो इंडिया ने जो पेरिस के अंदर या ग्लासगो में, लेटेस्ट तो ग्लासगो में ही किया था, हम लोगों ने पंचामृत की बात किया था, मोदी जी वहां पे एक मंत्र दे के आए थे पंचामृत। पंच का मतलब होता है 5, तो 5 हम लोग प्लेज लेके आए थे, तो उनको अभी इंडिया में इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए जो है कैबिनेट से पहले मंजूरी लिया गया, फिर बाद में पार्लियामेंट से लिया जाएगा। तो पंचामृत क्या क्या है आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं एनडीसी। ठीक है, इसे कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब ये प्रोमिस होता है, ये हर कंट्री प्रोमिस करती है कि वो कितना रिड्यूस करेगी ग्रीन हाउस गैसेस को, उसे एनडीसी बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार पेरिस के अंदर आया था। ठीक है, पेरिस के अंदर आया था। एनडीसी बोलते हैं नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब हर कंट्री डिटरमाइन करती है कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, बेसिकली उसके बारे में बात कर रहा है। तो पंचामृत तो कोई नया टॉपिक तो नहीं है, आपको पंचामृत के बारे में पहले पता ही अच्छे से है ना, कि हम लोग 2030 तक 500 गीगावाट बिजली पैदा करेंगे नॉन फॉसिल एनर्जी। नॉन फॉसिल समझते हो ना, कि जिसमें कोल नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता, डीजल नहीं होता, उसे नॉन फॉसिल बोलते हैं। इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट टिल 2030 विद द रीन्यूएबल एनर्जी। तो 2030 तक हमारी जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेके आएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में 2-3 एग्जांपल बताओ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। 2030 तक हमारा ये भी टारगेट है कि 1 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैसेज का हम लोगों ने एक्चुअली जो है उसको कम एमिशन करना है। तो कार्बन एमिशन जो है हम लोगों ने इतना रिड्यूस करना है 1 बिलियन टन। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है, लेकिन दूसरी गैसेज भी यहाँ पे इंक्लूड होती हैं, लेकिन हम उसको बाद में क्या करते हैं ना, कार्बन के इक्विवेलेंट कर देते हैं प्लस माइनस करके। ठीक है, India will reduce the carbon intensity of its economy by the 45% by 2030. India will achieve net zero बाय 2070। ठीक है, ये इंडिया ने नेट जीरो का भी वहां पे एक दिया है अपना टारगेट। तो ये इंडिया का पंचामृत है, एज इट इज सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में यहाँ से। तो कई सारे इनिशिएटिव हैं जो इंडिया ने लिए हैं, जैसे हमारे पास एक 1 सन 1 ग्रिड वाला भी एक है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे पास है, इंडिया ने इसको शुरू किया था। उसके बाद हमारा पंचामृत है। ठीक है, ग्रीन एनवायरमेंटल फंड है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है। ठीक है, तो जो है हमारा NACCC जो है, UNFCCC जो है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कैनकुन में हम लोगों ने क्या किया था वो आपको पता होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो है क्लाइमेट चीज के बारे में टर्म्स होती हैं, कुछ आपको डेफिनेटली टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज भी होती है न्यूज़पेपर वगैरह में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, यूनाइटेड स्टेट्स इंडोनेशिया होल्ड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स एंड द चाइना कंसर्न। तो सीधी सी बात है भैया, अगर यूएसए कुछ भी करता है तो चाइना को तो कंसर्न होता ही है, और खासकर वो चाइना के आसपास टेरिटरी में करता है तो और ज्यादा कंसर्न होना बिल्कुल लाजमी सी बात है। तो इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह ये यूएसए की बहुत अच्छे से एलाई हैं, बहुत खास दोस्ती है इनकी आपस में।
देखिए वही होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो चाइना के किसी के साथ पटती नहीं है। 12-13 कंट्री ऐसी हैं जिनका चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है, लेकिन चाइना के किसी के साथ भी नहीं पटती है, इवन रशिया के साथ भी नहीं पटती है। रशिया के साथ इवन वॉर भी हो चुका है चाइना का बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके। अब लेकिन वही है ना, मजबूरी है अभी रशिया की भी चाइना के क्लोज आना, तो अपनी मजबूरी है भैया, उसका फायदा उठा रहा है चाइना। तो सारी चीजें हैं। तो उन्होंने एक जो है ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल किया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूएसए और इंडोनेशिया ही नहीं है, बल्कि साथ में ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है और सिंगापुर भी है। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यूएसए ये मिलके जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दोस्तों, आता है इंडिया टू होस्ट यूएनएससी मीट ऑन द काउंटर टेररिज्म। देखिए, इंडिया जब भी यूएनएससी में कोई बातचीत करता है, यूनाइटेड नेशन में कोई भी बातचीत करता है, तो काउंटर टेररिज्म हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि सीधा सीधा सा रिलेशन यहाँ पे किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। हम सबको पता है कि इंडिया में जो टेररिज्म है वो पूरी तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, आईएसआई उसको पूरी तरह से स्पॉन्सर करती है। तो हमारा तो सीधा सीधा सा टारगेट रहता है पाकिस्तान को टारगेट करना, है ना। पाकिस्तान का टारगेट रहता है इंडिया को टारगेट करना, ऑफ कोर्स, जब वो कश्मीर की बात करते हैं, ऑल दैट, वो सारी चीजें हैं। तो अब इंडिया के पास, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इंडिया के पास इतनी पावर कैसे आ गई कि हम लोग यूनाइटेड नेशन को होस्ट करने लगे। एक्चुअली में पावर होती है। ठीक है, इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का इस समय प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। हालांकि हम लोग यूएनएससी के परमानेंट मेंबर नहीं है, नॉन परमानेंट मेंबर है। तो यूएनएससी के अंदर क्या होता है? बेसिकली एक्चुअली 15 मेंबर का ग्रुप होता है यूएनएससी। ठीक है, 15 मेंबर का ग्रुप होता है, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इंडिया इन्हीं 10 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर का पार्ट है। और ये जितने भी 15 मेंबर होते हैं, इनमें जो है हर महीने प्रेसिडेंसी आती है, हर महीने। ठीक है, हर वो जो है 1 2 3 4 करके इस तरह से आती है। तो 15 महीने पहले भी इंडिया प्रेसिडेंट था और फिर से इंडिया प्रेसिडेंट बना है। तो 2 साल के लिए बेसिकली इंडिया यहाँ पे चुना गया था नॉन परमानेंट मेंबर। 8वीं बार ऐसा हुआ है कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है, और इंडिया ने अभी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, आपके पास पता होना चाहिए। और जिस भी कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होती है, वही कंट्री उस समय एजेंडा फिक्स करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो इंडिया का एजेंडा क्या है? काउंटर टेररिज्म, ये इंडिया का एजेंडा रहने वाला है। इसके अलावा एक और एजेंडा भी है हमारा। वो एजेंडा एक्चुअली हम लोगों ने आज शुरू नहीं किया था, बहुत साल पहले इसको शुरू किया था। ठीक है, 1996 में हम लोगों ने उस एजेंडा को शुरू किया था। उसे कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, अब ध्यान रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इंडिया ने इसको 1996 में इंट्रोड्यूस किया था यूनाइटेड नेशन के अंदर, लेकिन आज तक इसको अप्रूव नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी कंट्री की बहुत सारी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, इसी चीज को लेकर जो है सबसे बड़ा जो है यहाँ पे दिक्कत है कि भैया डेफिनेशन क्या है टेररिज्म की। हर कंट्री अपने हिसाब से टेररिज्म को डिफाइन करती है। कई कंट्री इस तरह से डिफाइन करती हैं कि दूसरी कंट्री की जो आर्मी होती है वो भी टेररिस्ट की कैटेगरी में आ जाती है। इसीलिए इंडिया ने जो प्रपोज किया था 1996 में, उसको आज तक पास नहीं किया गया है। बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी और कुछ में कुछ खास है नहीं। बस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, 2 साल के लिए बना था, और इस बार इंडिया में दोबारा से प्रेसिडेंसी आई है। हर कंट्री के पास जो है एक एक करके एक एक महीने के लिए प्रेसिडेंसी आती है। जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी आती है वही उसका एजेंडा फिक्स करता है। तो ये तो हो गया पूरा आपका छोटा सा रिवीजन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है आज का एडिटोरियल, कहता है रीपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप सोचिए, ये टर्म बहुत यूज होती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या होता है एक्चुअली डेमोग्राफिक डिविडेंड? देखिए, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, बेनिफिट। ठीक है, जैसे आप ये मान के चलिए कि आपने टाटा के शेयर खरीदे, आपने टाटा शेयर मार्केट में पैसा लगाया, और आपने जब शेयर परचेज करते हो, तो जब आपके शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो टाटा वाले क्या करते हैं? आपको उसका बेनिफिट देते हैं, आपके साथ उस प्रॉफिट को शेयर करते हैं। इसको कहा जाता है डिविडेंड। समझ रहे हो? मतलब आपने इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो प्रॉफिट होता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। और डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन। मतलब आप जो पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे जो प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। अब पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? बाय इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, बाय इन्वेस्टिंग इन स्किल ट्रेनिंग,
इसी को तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना। तो जब हम पॉपुलेशन के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका हमें जब प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं पॉपुलेशन डिविडेंड। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बारे में ही बेसिकली इन्होंने ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है कि रीपिंग द बेनिफिट ऑफ और रीपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। रीपिंग का मतलब होता है उसका बेनिफिट का मजा लेना। तो देखिए इन्होंने कहा है कि अभी जो वर्ल्ड जो है पॉपुलेशन इंडेक्स आया था, पर्सपेक्टिव रिपोर्ट आई थी, उसने ये कहा कि 2050 तक वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 9.8 बिलियन के आसपास हो सकती है। इंडिया जो है वो चाइना को 2023 में सरपास कर देगा और इंडिया की वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री हम लोग बन जाएंगे। हाँ, चाइना भी बन सकता था अगर चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। तो लेट 1970s में चाइना ने वन चाइना पॉलिसी को अडॉप्ट किया और फोर्सफुली वहां से कोई लोगों को फोर्स किया गया कि वो एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये हुआ कि चाइना की पॉपुलेशन एकदम ड्रास्टिकली काफी कम हो गई। जहां चाइना की पॉपुलेशन 2040 तक 1.6 बिलियन हो सकती थी, वहीं चाइना की पॉपुलेशन सिर्फ 1.3 बिलियन रह गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस यहां पे हो गया है। 2050 तक चाइना की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन होगी, जिसमें से 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ लोगों की संख्या जो है वो 60 से ऊपर होने वाली है। मतलब चाइना की पॉपुलेशन बेसिकली बूढ़ी हो रही है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है 2050 तक हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 1.7 बिलियन। ऑफ कोर्स चाइना की कितनी है? 1.3। हमारी कितनी है? 1.7। चाइना में कितने बूढ़े हैं? 50 करोड़। इंडिया में कितने बूढ़े हैं? ओनली 33 करोड़। तो एक तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा, ऊपर से बूढ़ों की संख्या कम, मतलब 60+ ओल्ड एज की संख्या कम, तो इंडिया का तो बेनिफिट होने ही वाला है। इंडिया के अंदर भैया यंग कंट्री है, और अभी नहीं अगले 30 सालों तक इंडिया जो है वो यंग कंट्री रहने वाला है। तो सिर्फ इंडिया के ही लिए बेनिफिट नहीं है, पूरी दुनिया के लिए बेनिफिट है। आप ये समझ सकते हो कि जब इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन होगी तो पूरी दुनिया को हम लोग लेबर प्रोवाइड करवा सकते हैं, इवन करवा भी रहे हैं। आप मिडिल ईस्ट में चले जाइए, यूएसए में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, कहीं चले जाइए, आपको इंडियन हर जगह काम करने वाले मिल जाएंगे। हालांकि चाइना वाले भी मिलते हैं आपको, बांग्लादेश वाले भी मिलते हैं, पाकिस्तान वाले भी मिलते हैं, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका हमें बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है कि नहीं। तो कई सारी रिपोर्ट इन्होंने मेंशन की है। मैं ज्यादा रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा, अदरवाइज बहुत फैक्चुअल चीजें हो जाती हैं। लेकिन एक दो रिपोर्ट आपको डेफिनेटली बारे में पता होना चाहिए कि जो डिलोइटल इनसाइट ने जो है 2017 के अंदर एक सर्वे किया था, बहुत लार्ज स्केल स्टडी किया था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि इंडिया की जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स समझ रहे हो ना, जो लोग काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है अगले 2 डेकेड्स में 1.8 बिलियन हो जाएगी। मतलब इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे होंगे अगले 20 इयर्स में जो भैया वर्कफोर्स का पार्ट बन सकते हैं। 100 करोड़ समझ रहे हो ना आप, बहुत ज्यादा होता है 100 करोड़। इतने लोग इंडिया में काम करने वाले होंगे अगले 10 सालों में। दीज न्यू वर्कर्स विल बी मच बेटर ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड। तो सीधी सी बात है, 2022 में जितना एजुकेशन का लेवल है तो 2045 में उतना थोड़ी ना होगा, उससे तो बेटर ही होगा। तो आने वाली जनरेशन बेटर तरीके से ट्रेंड होंगी, बेटर तरीके से एजुकेटेड होंगी, ऑफ कोर्स बात है, जिसका डिविडेंड हमें बेटर तरीके से मिलेगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इन द नेक्स्ट 50 years an Indian summer that redraws the face of the global economic power। इंडिया डिसाइड करेगा कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक जो है वो किस करवट बैठेगी। सीधी सी बात है भैया, जिस कंट्री में 100 करोड़ लोग काम करने वाले होंगे तो, और उसके कंपैरिजन में देखिए ना, जापान और यूरोप चाइना में पॉपुलेशन कम हो रही है, हमारी पॉपुलेशन में वर्कफोर्स बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में, तभी तो कहा जाता है कि जो 19th सेंचुरी थी वो किसकी सेंचुरी थी? यूरोप की सेंचुरी थी। जो 20th सेंचुरी थी वो किसकी सेंचुरी थी? यूएसए की सेंचुरी थी। और जो 21st सेंचुरी है वो किसकी सेंचुरी है? एशिया की सेंचुरी है, एशियन सेंचुरी। और एशिया में कौन कौन? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, है ना, वियतनाम, ये सब जो है डिसाइड करने वाले हैं पूरी दुनिया का इकोनॉमिक एंगल, है ना। अदर रिपोर्ट्स भी हैं, मैकिन्सी वगैरह की रिपोर्ट है, कई सारी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ द डिजिटाइजेशन हमारा जो बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से आने वाले समय में इंडिया एक्चुअली काफी ब्राइट स्पॉट जो है स्पोर्ट में है ना, काफी इंडिया को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। तो काफी ऑप्टिमिस्टिक टाइप का आर्टिकल मुझे लगा ये। और फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकती है इंडिया की,
अगर इंडिया को फ्यूचर में ग्रोथ करना है तो क्या क्या इंडिया ने अभी कौन कौन से स्टेप लिए हैं जिसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो सिंगल नेशनल मार्केट, आप इसमें जीएसटी का एग्जांपल लिख सकते हो। आने वाले समय में ऑफ कोर्स जीएसटी और ज्यादा स्मूथ होगा और ज्यादा डिफरेंसेस हैं वो दूर होंगे, तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली इंडिया को मिलेगा। हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं हम लोग, है ना। और जो चाइना के अभी क्या है ना, पूरी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन धीरे धीरे जो है इंडिया और कई सारी कंट्री वो चाइना से दूर जा रही हैं बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन, उसका इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। आईटी सेक्टर तो ऑफ कोर्स डोमिनेट कर रहा है और फ्यूचर में भी करेगा। और उसके अलावा जो वेलफेयर स्कीम हम लोग चलाते हैं, देखिए अब सारे लोग तो आईटी में नहीं जा सकते, सारे लोग तो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा सकते, उसके बावजूद भी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि वल्नरेबल सेक्शन होगा, उसका भी तो हम लोग टेक केयर करते हैं, है ना। मनरेगा के थ्रू टेक केयर करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी हमारे पास है, बहुत सारी स्कीम है ना। तो जो वल्नरेबल सेक्शन है उसकी सरकार हेल्प करेगी और जो एम्पावर्ड सेक्शन है वो अपनी हेल्प खुद कर लेंगे। तो बेसिकली इस आर्टिकल का ये कहना है कि इंडिया की सारी सोसाइटी आने वाले समय में बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ करने वाली है। काफी ऑप्टिमिस्टिक आपको लग रहा होगा, है ना। मुझे भी काफी ऑप्टिमिस्टिक आर्टिकल लगा और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि द हिंदू में इतना ऑप्टिमिस्टिक आर्टिकल बेसिकली आता है। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि कंसर्न तो है, ऐसी बात नहीं है, सारी चीजें अच्छी अच्छी नहीं होती हैं। तो इंडिया का एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरा है ऑफ कोर्स, और जो लेबर है वो बहुत पुअरली स्किल्ड है। तो इन दो काम, अगर इंडिया ने इन दो चीजों के ऊपर काम कर दिया ना, और साथ में एजुकेशन, क्योंकि स्किल और एजुकेशन तो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इंडिया को भैया कोई नहीं रोक सकता, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। तो यंग कंट्री, अब चाइना के साथ इन्होंने कंपेयर किया इंडिया को। चाइना ने जो अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया था वो लेट 1970s में शुरू किया था, 78 79 में शुरू किया था। उसके कंपैरिजन में इंडिया अभी कहां पे स्टैंड करता है, तो उसका इनका ये कहना है कि देखिए 1970s में जो चाइना की कंडीशन थी, अभी इंडिया उससे बेटर पोजीशन में है, क्योंकि इंडिया अभी यंग कंट्री है एज कंपेयर टू चाइना जो 1970s में हुआ करता था। सबसे बड़ा बेनिफिट जो इंडिया को मिलता है वो ये है कि इंडिया एक ओपन सोसाइटी है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पे नए नए आइडियाज को रिस्पेक्ट किया जाता है, नए नए आइडियाज को इंप्लीमेंट किया जाता है। आज भी इंडिया में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, जो कि मैटर करता है, सरकार लोगों की आवाजें सुनती है ना। चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। तो इंडिया की जो ओपन पॉपुलेशन है, डेफिनेटली सोसाइटी है, इससे बहुत बेनिफिट इंडिया को होने वाला है और हो भी रहा है और फ्यूचर में भी होगा। इंडिया का जो आईटी टेक्नोलॉजी है वो डेफिनेटली फ्यूचर में और ज्यादा मैच्योर होगा, जिसकी वजह से हम लोग ग्रोथ करेंगे। इंडिया में जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, वो सस्ता भी हो रहा है और मैच्योरिटी भी आ रही है, उसका हमें डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो यूपीआई पेमेंट की हम लोग बात करते हैं, पेटीएम और यूपीआई भीम एक्सेट्रा, है ना, सैटेलाइट इमेजिंग वगैरह, वो सब चीजें इंडिया में लगातार इंप्रूव हो रही हैं। आने वाले समय में और सस्ता हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका यूज करेंगे और हमारी इकोनॉमी यहाँ पे बेटर तरीके से होगी। इंडिया का जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्चुअली काफी बेटर है एज कंपेयर टू चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर जो 1970s में हुआ करता था। उतना बुरा नहीं है जितना चाइना का था 1970s में। आपको ये पता होना चाहिए कि 1980s तक इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, इंडिया की जो जीडीपी है, वो चाइना से बेटर हुआ करती थी। लेकिन 1980s में जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया तो उसने अचानक से 20-30 सालों में भैया इतना ग्रोथ कर लिया, इंडिया काफी पीछे रह गया। बट स्टिल इंडिया अभी जो है उस गैप को फिल कर सकता है अगर हम लोग जो है इन चीजों के ऊपर फोकस करें तो, है ना। ऊपर से चाइना के जो वन चाइना पॉलिसी थी, इंडिया उसको सब, इंडिया में तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अब वन चाइना पॉलिसी, चाइल्ड पॉलिसी का चाइना को नुकसान हुआ, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जो सेक्स रेशियो है इंडिया में वो भी बेटर है एज कंपेयर टू चाइना, और जो एज हो रही है सोसाइटी के चाइना में वो भी इंडिया में खास दिक्कत नहीं है। चाइना में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं हुको सिस्टम। इस होको सिस्टम के अंदर चाइना में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इसके तहत जो रूरल एरिया में लोग होते हैं उसको उनको अर्बन एरिया में जाने से रोक दिया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो चाइना के अंदर रूरल अर्बन माइग्रेशन उतना ज्यादा नहीं है। चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी 34% ही अर्बनाइज्ड है, और हुको सिस्टम के तहत रूरल एरिया से लोगों को अर्बन एरिया में नहीं जाने दिया जाता, जिसकी वजह से चाइना में रूरल अर्बन डिवाइड बहुत ज्यादा है। अर्बन एरिया हाईली डेवलप्ड है लेकिन रूरल एरिया में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, जिसकी तरफ दुनिया का ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन इंडिया के में एक ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। इंडिया में आपको लगता है कि आपको सिटी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आराम से जा सकते हो, आपने अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव कर सकते हो, और धीरे धीरे इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ भी रहा है ना। ऐसा कहा जाता है कि 2070 तक जो है इंडिया की 50% पॉपुलेशन वो अर्बन एरिया में रहने वाली है। तो इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ओपन सोसाइटी है भैया, जहां मर्जी जाइए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास इलेक्शंस है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है।
कुछ चीजें सिस्टम में हर सिस्टम में गड़बड़ होती हैं, लेकिन उनको इंप्रूव करना भी तो हमारा ही काम होता है ना। तो वो चीजें हैं, तो कुछ प्रॉब्लम भी है आपको मैंने बता दिया, लेकिन सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन सबसे बड़ा यही है कि जो स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, हेल्थ केयर के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, बाकी जो है मैजिक आप देखते रहिए। ये दो चीजों के अंदर इंडिया को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। यहां से हम लोग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं दोस्तों, discuss how India is in a better position than China to reap the benefit of demographic dividend. Also briefly mention the challenges and the solutions. बहुत छोटा सा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके साथ एडिटोरियल की हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन आज बहुत बढ़िया कोटेशन मुझे यहाँ पे मिला था, ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरीथिंग, क्योंकि ये आर्टिकल काफी ऑप्टिमिस्टिक था, जैसे कि द हिंदू में वैसे ज्यादा आता नहीं है, तो इसलिए आज का जो कोट है वो भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है। तो इनका कहना है कि आप चीजों के अंदर पॉजिटिव चीजें देखा करें रादर देन नेगेटिव चीजें, ठीक है। पॉजिटिव चीजें देखोगे तो आप पॉजिटिव सोचोगे, और आपका जो आउटकम होगा, आपका जो मेहनत करोगे वो भी पॉजिटिव तरीके माइंडसेट के साथ करोगे। अगर हम हर चीज के अंदर लोग नेगेटिव चीजें देखने लगेंगे तो हम लोग डिमोटिवेट होते रहेंगे और कभी मेहनत करने का हमें मौका नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एक इंसान ऐसा हो सकता है जो कि ये सोचता है कि यार जब वो यूपीएससी उसने क्लियर कर दिया तो मैं भी कर सकता हूं, उसका नॉर्मल स्कूलिंग था, उसकी भी उसने जो चीजें किया मैं भी उसको अचीव कर सकता हूं, यूपीएससी अचीव कर सकता हूं। एक दूसरा बच्चा होता है जो कि ये सोचता है, अरे यार लाखों लोग पेपर देते हैं, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कोई पीएचडी करके आता है, बढ़िया स्कूल से कॉलेज से आते हैं, जब वो नहीं कर पाते तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे पास तो महंगी कोचिंग देने के लिए भी पैसा नहीं है, मैं तो दिल्ली में भी नहीं रह रहा हूं, मेरे पास तो किताबें भी नहीं है, मेरे पास तो समय भी नहीं है। वो हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे। तो जब नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आपका आउटकम पॉजिटिव कभी भी नहीं आएगा। एक दूसरा बच्चा होता है जो उसकी भी कंडीशन ऐसी होती है, लेकिन उसकी सोच पॉजिटिव होती है, वो पॉजिटिव साइड को देखता है, जिसकी वजह से उसको मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत नॉर्मल और हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं और सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपने किस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की स्कैंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।